हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो साहब ITF लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की थी और मैंने एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे थे। बड़ी निराशा हुई ये जान के कि आपने ITF के एलिमेंट्री क्वेश्चंस में भी अभी परफेक्शन नहीं पाई है। चलो शुरुआत करते हैं फिर से आज एक क्वेश्चन पूछते हुए। सपोज देयर इज़ one question, find out or evaluate tan inverse tan of 5। ये क्वेश्चन मैंने पूछा साहब, है ना। tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू बताओ। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये समझ में आता है कि ये वैल्यूज़ निकाली कैसे जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पूरी सीरीज़ बना करके बता दूं, ठीक है ना। देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं निकालने के। तो मैं ऐसा लग रहा है कि एक लाइन से ना ऐसा करते हैं, tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ 1 या फिर tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ 2, tan इनवर्स tan ऑफ 3, tan इनवर्स tan ऑफ 4, tan इनवर्स tan ऑफ 5, tan ऑफ इनवर्स tan ऑफ 6, tan इनवर्स tan ऑफ 7। तो ये वैल्यूज सोचते हैं कि निकाल के देखें ना, ये वैल्यूज सोचते हैं निकाल के देखें। देखो, ये सारी वैल्यूज कीपिंग इन माइंड, कुछ दिमाग में आपके हमेशा चलते रहना चाहिए। सबसे पहली बात क्या क्या चलनी चाहिए? पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि tan इनवर्स tan ऑफ x x होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि tan इनवर्स tan x x होता है तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2 होना चाहिए। अगर x -π/2 से π/2 के बीच में है तो 100% ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर x -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, कैसे चेंज होती है? आपको ग्राफ बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन उसके पहले एक और बात आपसे बता दूं कि x बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2 का मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में अगर x है तो tan इनवर्स tan x x होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, ये वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो, ये 1 -1.57 से 1.57 के बीच में, इसलिए tan इनवर्स tan 1 हो जाएगा। लेकिन tan इनवर्स tan ऑफ 2 नहीं होगा, क्योंकि वो 2 जो लिखा हुआ है ना वो -1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी से आपको tan इनवर्स tan x का ग्राफ ही बना लो ना भाई। tan इनवर्स tan x का ग्राफ आपने बहुत बनाया हुआ है, जरा स्पीड से बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में tan इनवर्स tan x का ग्राफ, है ना। वैसे तो जल्दी से बना लेना चाहिए, पर मैं बार बार ये सोचता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये साहब लिख दिया मैंने -π/2। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया π/2। दिस वन इज़ व्हाट? पाई। दिस वन इज़ 3π/2। अच्छा, दिस वन इज़ व्हाट? 2π। दिस वन इज़ 5π/2। दिस वन इज़ 3π। दिस वन इज़ 7π/2। ज़्यादा ले रहा हूँ ना, ज़्यादा ले रहा हूँ, जानबूझ करके ले रहा हूँ साहब, है ना, जानबूझ के ले रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 4π। अच्छा, ये बात आपको अब ग्राफ में तो कोई दिक्कत है साहब, है ना। ये एक लाइन ऐसी बनती है, ओपन ओपन। दूसरी लाइन यहाँ पर बनती है, ओपन ओपन। अच्छा, तीसरी लाइन यहाँ पर बनेगी। tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहे हैं साहब, है ना। tan इनवर्स tan x का ग्राफ बना रहे हैं। आगे वाली लाइन छोड़ दे रहे हैं ना, आगे वाली लाइन छोड़ दे रहे हैं।
अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये -1.57 लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखा है 1.57 लिखा हुआ है। अच्छा 3π/2 नियरली कितना होगा, अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है ना 4.5 है। अच्छा 5π/2 कितना होगा, 5π/2 मतलब 15.7 डिवाइडेड बाई 2 समथिंग 7.8 के आसपास ले सकते हो। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होनी चाहिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होनी चाहिए कि आपको ग्राफ भी तो बनना चाहिए। tan इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू, ये किसका ग्राफ है साहब, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है साहब, -π प्लस x। अच्छा ये हो जाएगा -π -2π प्लस x। ये कितना हो जाएगा साहब, -3π प्लस x। इतनी बातें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए। अब आप देखते चलो भाई, सबसे पहले tan इनवर्स tan 1 पूछा है। अच्छा 1 कहाँ पर आएगा, -1.57 से 1.57 के बीच में, मतलब किस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x। तो tan इनवर्स tan 1 हो जाएगा। अच्छा फिर tan इनवर्स tan 2 यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या होगा, -π प्लस 2, tan इनवर्स tan 2 तो 2 -π हो जाएगा। अच्छा tan इनवर्स tan 3 भी तो यहीं पर आएगा ना, 3 भी इसी इंटरवल में आएगा, तो 3 -π हो जाएगा, तो ये मैंने 3 -π लिख दिया। अच्छा 4 भी तो यहीं आएगा, 4 भी यहीं आएगा भाई, -1.57 से 4.57 के बीच में ये ग्राफ फॉलो हो रहा है, तो x की जगह कितना रखा 4, तो ये 4 -π हो गया। अच्छा tan इनवर्स tan 5 की बात करें तो 5 तो इसके बीच में कहीं पर आएगा ना, इसके लिए क्या ग्राफ है, x - 2π, तो ये हो जाएगा 5 - 2π, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो tan इनवर्स tan 5 5 - 2π। अच्छा और देख लो tan इनवर्स tan 6 यहीं पर आएगा, तो 6 - 2π। फिर tan इनवर्स tan 7 7 - 2π। अच्छा जैसे ही 8 में पहुंचोगे ना, 8 में पहुंचोगे तो 8 तो यहाँ पर जंप कर जाएगा, 8 कहाँ पर जंप कर जाएगा, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3π। बस ऐसे ही आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिग्रीज नहीं है ना, ये रेडियन में लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। कोई डाउट? अच्छा तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा, समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और देते हैं साहब। एक क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर आपसे कि चलो साइन ऑफ 10 है ना, इसकी वैल्यू बतानी। तो इसी सीरीज में मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 और कर लेते। तो 2-3 और करने के लिए फिर से आपके पास ये लाइन बनाना चालू किया मैंने, है ना, बड़ी सी लाइन बना दी मैंने, बड़ी सी लाइन। अच्छा बड़ी सी लाइन इसलिए बना दी क्योंकि मैं आपको बता दूं, तो साहब ये एक लाइन -π/2, बस देखना है कि ये है -π/2, ये कितना है साहब 0, ये कितना π/2, दिस वन इज π, दिस वन इज 3π/2, दिस वन इज 2π, दिस वन इज 5π/2, दिस वन इज 3π, देन 7π/2। अच्छा एक और ले लेते हैं, क्योंकि 10 तक जाना है ना, 10 तक जाना है। ये आपका हो गया साहब 4π। अच्छा ग्राफ तो साइन इनवर्स साइन x में कोई लफड़ा है नहीं, ये एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन, फिर ये चौथी लाइन, ये यहाँ से ऐसी चली जाएगी। अच्छा लाइन का इक्वेशन तो आपको बनता ही होगा, ये y इज इक्वल्स टू x। अच्छा ये पाई से जा रहा है, स्लोप -1 हो गया, तो है ना ये पाई -x हो जाएगा, है ना, ये पाई -x। अच्छा ये कितना हो गया -2π प्लस x। अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब 3π -x। अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब -4π प्लस x। ऐसा चलता जाएगा। अच्छा जैसे मुझे ये दिखा ना कि साइन इनवर्स साइन 10, अच्छा 10 की वैल्यू कहाँ किस इंटरवल पे दिख रही है आपको, ये 5π/2 7.8 है, और ये 7π/2 इसके बीच में कहीं पर आएगी, मतलब यहाँ पर आने वाला है ना, यहाँ पर आने वाला है, तो 3π -x, तो साइन इनवर्स साइन 10 कितना हो जाएगा 3π -10। ये इसका आंसर हो गया।
ठीक। तो ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ वो बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो पिक्चर में आपको दिख जानी चाहिए कि साहब ये है, ये है, ये है, ये है, खट खट कनेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली बातें अब आपको बन जाएंगी। कॉज इनवर्स कॉस 15 पूछूं, कॉज इनवर्स कॉस 16 पूछूं, कॉज इनवर्स कॉस 20 पूछूं, कोई भी चीज़ पूछूंगा अब आप बिल्कुल आराम से कनेक्ट कर पाओगे। बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के निकालनी है। के की इंटीजर वैल्यूज निकालनी, कितनी इंटीजर वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2k+1। देखो जल्दी से मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। क्या क्या बातें? जब भी इन्वर्स में कोई भी इक्वेशन दिया हो और आपसे ऐसा कोई बात पूछी हो, सीधी सी बात है कि मुझे 2k+1 की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब मैं अगर इसकी रेंज निकाल लूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की अगर मुझे रेंज मिल जाए तो वही रेंज किसकी होगी? 2k+1 की। तो 2k+1 की अगर रेंज मिल गई तो कहानी खत्म है। बात समझ में आ रही? अच्छा ये कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो डोमेन निकालना चाहिए। अच्छा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है साहब? -1 to 1। अच्छा टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल द रियल नंबर्स। अच्छा कंप्लीट एक्सप्रेशन का क्या करोगे आप? दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 से 1। ये आपको डोमेन ऑफ कंप्लीट फंक्शन मींस साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की डोमेन मिल गई। अच्छा दूसरी बात, दिख रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। टेन इनवर्स एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग होगा। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है? कैसा ग्राफ बन रहा है? भाड़ में गया। मुझे ये मालूम है इंक्रीजिंग फंक्शन नीचे से ऊपर जाता है, और मुझे कहाँ से कहाँ तक मालूम है? -1 से 1 तक की डोमेन देखनी, मतलब इसकी डोमेन कितनी है? -1 से 1। तो मुझे ये देखना है कि -1 से 1 में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? कि -1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डोमेन इज -1 to 1 एंड फंक्शन इज व्हाट? इंक्रीजिंग। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है और डोमेन कितनी है? -1 से 1, मतलब फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, एफ मिनिमम मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? -1 रखने पर मिलेगी। और एफ मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1 रखने पर मिलेगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब -1 पे मिनिमम और +1 पे मैक्सिमम। तो -1 रख दो, -1 यहाँ पे रख दो। टेन इनवर्स -1 कितना होता है? टेन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/4। और साइन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/2। तो -π/2 एफ मिनिमम हो जाएगा साहब साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1, ये मिनिमम वैल्यू होती है। अच्छा तो ये हो गया साहब -π/2 और ये हो गया -π/4, तो -3π/4 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू हो गई -3π/4। इसमें कोई डाउट? अच्छा एफ मैक्सिमा कैसे मिलेगा? ये बात भी आपको समझ में आ गई है कि एफ मैक्सिमा मिलेगी 1 रखने पे। 1 रखो तो साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1। अच्छा तो ये वैल्यू है साहब π/2 और ये वैल्यू है π/4, तो मैक्सिमम मिल गई 3π/4। दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? -3π/4 से +3π/4 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 2k+1 वेरीज बिटवीन -3π/4 to 3π/4। तो मैंने लिख दिया साहब कि 2k+1 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -3π/4 से 3π/4 तक। अच्छा ये मतलब क्या हुआ? -3π/4, -3π/4 की वैल्यू बताओ जरा सा कितनी आएगी? नियरली देख लो, ये 3 है, 3 3 = 9/4। 9/4 का मतलब क्या हुआ? 2.3 के आसपास ले लो। तो ये हो रहा है साहब -2.3 से +2.3 तक। ये किसकी वैल्यू है साहब? 2k+1 की। तो 2k बिलोंगिंग टू व्हाट? 2k बिलोंगिंग टू
माइनस और कर दो तो माइनस ऑफ 3.3 से 3.3 हो गया। अरे नहीं 3.3 कैसे, माइनस 3.3 से माइनस ऑफ प्लस 1.3 तक। अच्छा तो k बिलोंगिंग टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.65 और यहाँ पर कितना हो गया 0.65। k बिलोंगिंग टू माइनस 1.65 टू 0.65 कितनी इंटीजर वैल्यूज मिल रही हैं? अरे इस इंटरवल में k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है? एक तो -1 आएगा, दूसरा 0 आएगा, तो k की केवल 2 वैल्यूज मिल रही है ना, -1 या फिर 0। क्वेश्चन इज व्हाट, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। व्हाट इज योर आंसर? 2। आंसर कितना हो गया? 2 इंटीग्रल वैल्यूज मिलेगी। कुछ बात समझ में आई? साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। मैंने क्या किया कि इसकी रेंज निकाल ली। इसकी रेंज आ रही है -3π/4 से प्लस 3π/4 तक, तो 2k प्लस 1 बिलोंगिंग टू -3π/4 से 3π/4 तक। बस थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो -2.3 से 2.3 k निकाल लिया, कितना है -1.65 से अप्रॉक्सीमेटली 0.65 तक। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यूज़ क्या क्या मिल रही है, -1 और 0। बढ़िया है। मैं जल्दी से पहले 1-2 एग्जाम्पल्स बोलूँ। y इज इक्वल्स टू लिखा है साहब साइन इनवर्स e टू द पावर x। अच्छा तो मुझे फंक्शन की डोमेन बतानी और फंक्शन की रेंज बतानी। जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन दिया है कि साइन इनवर्स e टू द पावर x, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी। अच्छा साइन इनवर्स इनपुट में जो कुछ भी है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। तो साहब ये बात समझ में आई कि e टू द पावर x शुड लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो x की वैल्यू निकालनी बेसिकली। तो दो चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ से दिख रही है कि e टू द पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, और यहाँ से दिख रहा है e टू द पावर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अच्छा e टू द पावर x 0 से इनफाइनाइट जाता है ना, ये यू नो e टू द पावर x का ग्राफ आपको याद है ना, ये e टू द पावर x का ग्राफ है ना। तो e टू द पावर x की रेंज कितनी है, 0 से इनफाइनाइट। व्हाट इज इट्स मीनिंग, e टू द पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से जो मुझे डोमेन मिल रही है, मतलब x की वैल्यू क्या मिल रही है, x बिलोंगिंग टू r। अच्छा e टू द पावर x लेस देन और इक्वल्स टू 1। e टू द पावर x 1 से कम कब है? तो अगर ग्राफ से देख रहे हो तो 1 से कम कब होगा, जब x नेगेटिव है। e टू द पावर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब है, जब x 0 से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो यू नो दैट e टू द पावर x कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और मैंने आपको ये बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल्स टू e टू द पावर 0, सो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0, x बिलोंगिंग टू व्हाट, -इनफाइनाइट से 0, -इनफाइनाइट से 0। ये है किसकी डोमेन, e टू द पावर x -1 का सोल्यूशन है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, तो इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, -इनफाइनाइट से 0। ये डोमेन हो गई। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू x की रखी जाएगी वो -इनफाइनाइट से 0 के बीच में होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट? अच्छा तो मुझे रेंज निकालने के लिए क्या है, मैं वैल्यू रख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स है, और e टू द पावर क्या रखना है, -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक की वैल्यू आपको रखनी। अरे रख दो भाई। अगर e टू द पावर -इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, 0, और e टू द पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 साइड में क्या होगा, क्लोज। तो अल्टीमेटली मुझे वैल्यूज चाहिए किसकी, साइन इनवर्स ओपन इंटरवल e टू द पावर -इनफाइनाइट 0, e टू द पावर 0 कितना, 1। अच्छा साइन इनवर्स 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, अरे साइन इनवर्स 0 रखोगे तो 0 आएगा। अच्छा साइन इनवर्स 1 रखोगे तो क्या आएगा, π/2। अच्छा जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसी बात होती है कि साइन इनवर्स 1 कितना, तो कभी उल्टा वाला दिमाग में ना आए ना तो सीधा वाला कर लो। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 1 होता है, π/2 का, तो ये π/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो 0 से लेकर के π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल बना दिया। ये आपकी रेंज हो गई। भाई y की वैल्यूज चाहिए थी ना, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू।
तो साइन इनवर्स ई टू द पावर एक्स ग्राफिकल एनालिसिस से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऐसे ही देख लो, डोमेन आपने निकाली माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो माइनस इनफाइनाइट से जीरो रख दो फंक्शन में, इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से जीरो एक्स की जगह रख दो, बस आपको वैल्यूज़ मिलती जा रही। तो ये जीरो हो गया, यहाँ पर वन हो गया। अब जीरो से वन के बीच की वैल्यू रखनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसलिए कोई लफड़ा है ही नहीं। साइन इनवर्स जीरो रख दिया, फिर साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, तो जीरो से π/2 इसकी रेंज हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसके साथ डोमेन भी बतानी और रेंज भी बतानी। टेक योर टाइम 1 मिनट, आंसर मैं पूछूंगा नहीं, टाइम दे रहा हूं कि आप जरा एक बार सोच लो जल्दी से। हाँ चलिए देखो, मैं क्वेश्चंस में जानबूझ करके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप परेशान होंगे थोड़ा बहुत। बाकी तो कोई दम नहीं होती ज़्यादा, लेकिन हाँ GIF के जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं, लफड़ा 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 लफड़ा। तो चलो, डोमेन तो कम से कम बता ही सकते हैं ना। ये फंक्शन कब डिफाइंड होता है साहब? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 और -1 के बीच में हो। ये तो समझ में आता है ना। कॉज इनवर्स ये कब डिफाइंड होगा? जब इनपुट -1 से 1 के बीच में हो। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच में है तो मुझे तो ये समझ में आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की 3 वैल्यूज़ मिलेगी। या तो -1 हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। अरे अगर -1 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x की क्या वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से 1 के बीच में है तो या तो -1 होगा, इंटीजर चाहिए ना, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 है तो जरा बता दो x कितना? अरे x मेरे भाई 0 और -1 के बीच में होगा। अच्छा, ये तो याद है बिल्कुल यार, अब ये ना परेशान करें। अगर ये 0 है तो बट ऑब्वियस है x कितना होना चाहिए? 1 और 0 के बीच में होगा। अगर x 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। अच्छा, 1 कब आएगा? जब x स्मॉलर देन 2 हो और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 या 0 या 1 कब होगा? जब x यहाँ पर हो। अच्छा, x यहाँ पर होने का मतलब क्या? x यहाँ से चालू होकर के यहाँ पर आए तो x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। ये डोमेन हो गई साहब, फंक्शन की डोमेन कितनी हो गई साहब? क्लोज्ड इंटरवल -1 से 2, ये डोमेन है। अब ये जो डोमेन आ गई इसको यहां पे पलटा दो, रेंज मिल जाएगी। भाई कैसे? रेंज के लिए बहुत अच्छा तरीका ये होगा कि y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये x की वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यूज कितनी आ रही हैं साहब? -1 से 2, ओपन इंटरवल है यार, मैं थोड़ा सा लफड़ा कर जाता हूँ ना, ओपन इंटरवल। तो -1 से लेकर के 2 ओपन इंटरवल आपको रखना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप मुझे बताओ, जरा खुद से सोच के बताओ कि अगर x -1 से 2 के बीच में है तो, और बाहर क्या लगा हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -1 से 2 के बीच में क्या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगी? देख लो, -1 से 0 पे एक वैल्यू -1 आएगी, 0 से 1 पे एक वैल्यू 0 आएगी, और 1 से 2 ओपन इंटरवल पे एक वैल्यू 1 आएगी। ये 3 वैल्यूज आएंगी साहब, 3 वैल्यूज मिलेगी। -1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो -1 या फिर 0 या फिर 1। तो आपको निकालना है कॉज इनवर्स -1। अच्छा, एक बात भाई, ये कॉज इनवर्स कुछ भी लिखा हो, ये बात दिमाग में रखनी है कि आंसर तो 0 से पाई के बीच में ही आएगा, इतना याद रखना है। याद है ना प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कॉज इनवर्स कुछ भी लिखा है मतलब ये एंगल है, और वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? कॉज इनवर्स 0 से पाई के बीच में होता है। चलो देख लो, कॉज इनवर्स -1 कैसे बनेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कॉज इनवर्स -1 पाई माइनस π/4, 3π/4 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ गई 3π/4। अच्छा, कॉज इनवर्स 0 कितना होगा? π/2 ले लो, और कॉज इनवर्स 1 कितना होगा? 0 ले लो। ये 3 वैल्यूज रेंज में आएंगी। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? दैट इज योर रेंज, 3π/4, π/2 एंड 0। मेरी बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने?
भाई रेंज निकालने के लिए जो आर्ग्यूमेंट है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर -1 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की तीन ही वैल्यूज हो सकती है, -1, 0 या फिर 1। अच्छा, -1 कब होगा? जब ये होगा। जब 0 कब होगा? जब x ये होगा। जब 1 होगा तो ये होगा। मुझे तीनों चाहिए, तो -1 से 2 तक ले गया मैं, ये डोमेन हो गई, तो डोमेन लिख लिया। अच्छा, डोमेन आ गई, इस डोमेन को पकड़ के इसके अंदर रख दो, -1 से 2 ओपन इंटरवल, और बाहर क्या लगा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज ढूंढनी है। तो -1 से 0 पे -1, 0 से 1 पे 0, 1 से 2 पे 1, ये तीन वैल्यूज आएंगी इनपुट पे। बस रख दो cos इनवर्स -1, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 1, दीज आर द वैल्यूज। बस ये ध्यान रखना कि साहब इस इंटरवल में मुझे आंसर करना है, क्योंकि हाँ जी, बाकी तो आप जानते हो। cot इनवर्स n/π is greater than π/6 for all n belongs to natural number, then maximum value of n is equals to what? cot इनवर्स कहीं पर भी दिखे तो पहली बात दिमाग में क्या आनी चाहिए? डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉट इनवर्स की फोटो याद है ना? देखो कॉट इनवर्स, ये सब ग्राफ बनाते समय मैंने पहले लेक्चर में ही आपसे ये बात शेयर कर ली है। कॉट इनवर्स की फोटो ऐसी बनती है ना, ऐसी। तो ये कॉट इनवर्स है, कहाँ से कहाँ तक जाता है साहब? 0 से π, ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन में ही बन रहा है क्योंकि टच तो कर नहीं रहा है। ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। तो कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय बात दिमाग में आनी चाहिए कि इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा कि n/π इज स्मॉलर देन कॉट ऑफ π/6। अच्छा, ये सही लिखा मैंने? सही लिखा ना? n/π इज स्मॉलर देन कॉट ऑफ π/6। क्यों लिखा ऐसा? इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाने वाली, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बस खत्म। n कितना हो जाएगा साहब? अच्छा, ये cot π/6 कितना होता है? √3 होता है शायद। cot π/6 इज व्हाट? √3 है ना? √3 मतलब 1.7 ही ले लेता हूँ। तो n/π शुड बी स्मॉलर देन 1.7 लिख लिया। अच्छा, ये पाई कितना? 3.14, 5.1 के आसपास लिख देता हूँ। n should be smaller than 5.1। n इक्वल्स कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अरे मैक्सिमम n चाहिए ना, n 5.1 से कम होना चाहिए और काउंटेबल नंबर होने चाहिए ना, काउंटिंग नंबर चाहिए। n नेचुरल नंबर है, तो 5, 4, 3, 2, मैक्सिमम n 5। ये आपका आंसर हो गया। साइन ऑफ इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स x, या फिर ऐसा कर लो, प्लस साइन ऑफ इनवर्स y होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इनवर्स z होल स्क्वायर इज गिवन इक्वल्स 3π²/4। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, all possible values of x plus y plus z। sum of all possible values of x plus y plus z। x plus y plus z की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसका सम निकालना है। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ साहब, है ना? एक ऑप्शन मैंने लिखा 3, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने -3, तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा 0, चौथा ऑप्शन मैंने लिखा -+1। ये 4 ऑप्शन है। इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो गया है ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, इस बात को आप देखें। देखो साइन इनवर्स x, ये तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स x ये साहब कहाँ से कहाँ तक जाता है? -π/2 से π/2 तक, ये तो आप जानते हो। साइन इनवर्स x बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स x का स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा साहब 0 से π²/4 तक।
अच्छा अब जीरो कहाँ से आ गया, अबे स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव वाली तो हट जाएगी, कहाँ से, जीरो से लेकर के पाई स्क्वायर बाय 4 तक जाएगा। अच्छा तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर बाय 4, और ये साहब लिखा है 3 पाई स्क्वायर बाय 4। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी मैक्सिमम रखे, ये भी मैक्सिमम रखे, ये भी मैक्सिमम रखे, तभी तो पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 कितना आएगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। कोई और चांस दिखते ही नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 4 है, इसकी मैक्सिमम, तो सम 3 पाई स्क्वायर बाय 4 आएगा कब भाई, जब सारे के सारे खुद में क्या हो, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर कितना हो, पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा साइन इनवर्स वाई इसका होल स्क्वायर ये कितना होगा साहब, पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं साइन इनवर्स जेड इसका होल स्क्वायर भी कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, या तो प्लस पाई बाई 2 होगा या माइनस पाई बाई 2 होगा। अच्छा साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अच्छा x की वैल्यू +1 -1 तो y की +1 -1। अच्छा z की कितनी, +1 -1। अब बात यह आ रही कि x + y + z क्या क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं ना x + y + z, ये क्या क्या हो सकता है भाई, 1 1 1 ले लूंगा तो 3 आएगा, -1 -1 -1 लूंगा तो -3 आएगा, एक प्लस ले लो और 2 माइनस ले लो तो -1 आएगा, 2 प्लस ले लो और 1 माइनस ले लो तो 1 आएगा। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x + y + z। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब मुझे इस सब का सम निकालना है, तो व्हाट इज द सम, 0। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x + y + z इज व्हाट, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 0। भाई किसी ने ये पूछा साहब कि cos ऑफ इनवर्स अल्फा प्लस cos ऑफ इनवर्स बीटा ये इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। बोल रहा है साहब अल्फा प्लस बीटा, ये बता दो कितना होगा। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं ना, ये मेरे से बनता है, मैं जल्दी से बता दूंगा। भाई ये बात तो सब जानते हो ना, ये 0 से पाई के बीच में होता है, ये भी 0 से पाई के बीच में होता है। अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, या तो 0 या 0 से ज़्यादा बड़ी। अच्छा दोनों का सम कितना दिया हुआ, 0। ये कब पॉसिबल होगा, अरे भाई ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब cos इनवर्स अल्फा भी 0 हो और cos इनवर्स बीटा भी 0 हो। अब अगर दोनों 0 हैं तो अल्फा बीटा 1 हो गया, अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1। तो अल्फा, अरे यार ये क्या पूछ रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन मार्क लगाना था, मैंने 0 लिख दिया, आई एम सॉरी। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फा बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी कभी जेईई मेन में पूछा गया है, आपको मैंने इसीलिए करवाया है, कभी कभी इतने एलिमेंट्री क्वेश्चन भी वो पूछता है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको वैल्यू बतानी है ना, साइन ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 प्लस कॉज इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2 प्लस नहीं माइनस ऑफ tan ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ √3 प्लस cot ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ √3। चलो निकाल ही लो। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से आपसे शेयर करना चाहता हूँ ना, जल्दी से। पहली बात तो ये कि अगर आप इस बात पे परफेक्ट हो, है ना, कि आप वैल्यूज जल्दी निकाल लेते हो, जैसे साइन इनवर्स एनी टेंशन, ये कहाँ से कहाँ के बीच में आंसर करना होगा आपको, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा कॉज इनवर्स एनी टेंशन, ये क्या करोगे, कहाँ से कहाँ के बीच में आंसर करना पड़ेगा, 0 से पाई के बीच में।
टेन इनवर्स एनी टेंशन, टेन इनवर्स एनी टेंशन कहाँ से कहाँ के बीच में आंसर करना होगा आपको, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, और कॉट इनवर्स एनी टेंशन ये आपको करना पड़ेगा 0 से π के बीच में। तो पहला तरीका तो ये है कि साहब इतना अगर आपकी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो -π/2 से π/2 के बीच में कौन से एंगल का साइन -1/2 होता है, मुझे तो लगता है -π/6। 0 से π के बीच में ना, 0 से π के बीच में किस एंगल का थीटा 1/√2 होगा, 3π/4। ये बात समझ में आती, प्लस। अच्छा, -π/2 से π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जिसका tan -√3 होगा, -π/3। अच्छा, माइनस पहले से है तो -π/3 करोगे तो +π/3 आएगा। अच्छा, और यहाँ पर कौन सा एंगल है 0 से π के बीच में जिसका कॉट -√3 आएगा, π - π/3 मतलब 2π/3। अच्छा, कॉट ये 2π/3 नहीं, π - π/6, आई एम सॉरी, ये कितना आएगा, π - π/6। कॉट √3 वाली बात है ना, तो π - π/6 5π/6, तो +5π/6। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने वाली बात है, जो भी आंसर आ रहा है अगर वही आपका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। दूसरा तरीका मैंने इसलिए आपसे शेयर करना है, दूसरा तरीका क्योंकि हमने आपको ये अलग से प्रॉपर्टी लिखवा दी है, इसीलिए लिखवा दी है कि आप ये बुद्धि ना लगाएं कि किस क्वाड्रेंट में और क्या क्या। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, कोजेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस ऑफ कोजेक इनवर्स थीटा, कॉस के साथ कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और एक और क्या अवस्था, कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस। तो साहब कुछ भी मत करो, जो पढ़ा है उसको आप फॉलो कर लो। भाई साइन इनवर्स -1/2 ऑड फंक्शन होता है वैसे भी, तो कॉट इनवर्स साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 तो प्लस tan ऑफ इनवर्स √3, और ये हो जाएगा साहब प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिल रहा है कि अब आपको सोचना नहीं है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू तो π/6 होती है, तो आप डायरेक्ट माइनस ऑफ π/6 लिख लोगे। अच्छा, प्लस ये हो गया पाई माइनस π/4, ये हो गया 3π/4, ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस tan इनवर्स √3 कितना लिखा है, π/3 लिखा है, और प्लस पाई माइनस ये लिखा है π/6। खत्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है साहब साइन ऑफ इनवर्स, और इस बार मैंने कर दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर से वही कहानी डोमेन और रेंज की, आपसे नहीं पूछा है मैंने, बता रहा हूँ। अच्छा, बताने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अब आपको बनने लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल कहीं से भी। देखो, ये डिफाइन कब होगा, वो चीज़ निकलेगी डोमेन हो जाएगी, और फिर जो डोमेन आएगी यहाँ पे रख दूंगा तो रेंज मिल जाएगी। भाई आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये कब डिफाइंड होगा, जब ये -1 से 1 के बीच में हो। और दुनिया में आप किसी से पूछ लो, भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट, 0 to 1। तो 0 से 1 के बीच में तो होगा ही होगा भाई, अगर -1 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 के बीच में तो होगा ही होगा। तो दिस वन इज ऑलवेज ट्रू, है ना, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब x बिलोंगिंग टू क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब रेंज निकालनी है, तो जब मैंने रेंज निकालने की बात की तो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑल रियल। अरे डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स, तो सारे रियल नंबर्स रख दिए मैंने। अच्छा, सारे रियल नंबर्स का जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो क्या आएगा, 0 से 1 आएगा। अरे आएगा ना भाई, इसकी रेंज तो 0 से 1 ही होती है।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन इनवर्स क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1। यार साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ओपन, खत्म। ये रेंज हो गई साहब, रेंज ऑफ द फंक्शन। y is equals to f of x is equals to cot of inverse signum x। चलो डोमेन बता दो, रेंज भी बता दो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात होनी चाहिए, ये डिफाइन कब होता है साहब, कॉट इनवर्स एनी टेंशन, कॉट इनवर्स इनपुट क्या होना चाहिए रियल। तो इसके डेफिनेशन के लिए ये बात समझ में होनी चाहिए कि ये डिफाइंड तब होगा जब सिग्नम ऑफ एक्स क्या हो, रियल हो, बिलोंग्स टू रियल। अच्छा जरा बताओ सिग्नम ऑफ एक्स रियल कब होता है, एक्स की किन वैल्यू के लिए सिग्नम ऑफ एक्स रियल होता है। अरे एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, सिग्नम तो हमेशा रियल ही मिलता है। अरे सिग्नम का ग्राफ फोटो याद है ना भाई, एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखो, सिग्नम हमेशा हमेशा क्या देगा, रियल नंबर देगा। ये सिग्नम की फोटो दिख रही, तो एक्स की ये रखो तो भी सिग्नम एक्स हमेशा हमेशा रियल होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिग्नम एक्स अगर बिलोंगिंग टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंगिंग टू आर हो गया। अच्छा एक्स बिलोंगिंग टू आर डोमेन हो गए साहब, डोमेन क्या हो गई आर। ये तनिष भैया आपने बिल्कुल आंसर सही किया है कि डोमेन इसका आर, तो आर रख के देखेंगे। अब जरा यहाँ पर चलते हैं, रेंज निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ रियल नंबर। अरे यही करोगे ना भाई, सिग्नम ऑफ रियल रखोगे। अच्छा सिग्नम ऑफ रियल, सिग्नम ऑफ रियल आउटपुट क्या मिलेगा, एक्स में चाहे आप पॉजिटिव नंबर रखिए या जीरो नंबर रखिए या नेगेटिव नंबर रखिए, मतलब कोई भी रियल नंबर रखोगे, सिग्नम की जो वैल्यू होती है वो तीन ही वैल्यूज मिलती हैं। या आप बचपन से सीख रहे हो, या तो -1 मिलेगा या 0 या फिर 1। अच्छा अब बात आ रही है कि कॉट इनवर्स -1, अरे कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स -1 कितना, -π/4। मक्को याद रखे, कॉट इनवर्स मेरे भाई 0 से पाई के बीच में चलना चाहिए कॉट इनवर्स। ये ना भूलें कि कॉट इनवर्स की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में तो 3π/4 आएगा। अच्छा कॉट इनवर्स 0 π/2 आएगा, कॉट इनवर्स 1 π/4 आएगा। ये तीन वैल्यूज आएंगी साहब फंक्शन की रेंज में। तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम फंक्शन इज व्हाट, तीन वैल्यूज आएंगे उसकी रेंज में, 3π/4, π/2 और π/4। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बात थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझ पाते हो ना, उसको विजुअलाइज किया करो भाई। रेंज का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है। जैसे कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स लिखा है, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि साहब कॉट इनवर्स के इनपुट में जो कुछ भी लिखा है वो क्या होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स फलाना कब डिफाइंड होता है, जब इनपुट रियल हो, मतलब सिग्नम ऑफ एक्स रियल हो। अच्छा अब सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए रियल होता है, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सिग्नम तो हमेशा रियल ही मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए सिग्नम ऑफ x रियल है। तो x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन हो गई। अब डोमेन रखनी है। अब आप जब डोमेन में रखने गए तो कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ x था तो x रियल ले लिया। अब सिग्नम ऑफ रियल आउटपुट क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, या तो -1 या फिर 0 या फिर 1। अब कॉट इनवर्स -1, ये 0 1, तो 3π/4, π/2, π/4, ये तीन वैल्यूज उसकी रेंज में आ जाएंगे। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स x होल क्यूब प्लस कॉज इनवर्स x होल क्यूब। ये फंक्शन दिया है, फाइंड आउट y मिनिमा। मिनिमम वैल्यू बता दो, चलो y की मिनिमम वैल्यू बता दो। देखो बहुत सारे तरीके ईजाद किए गए हैं मिनिमा मैक्सिमा निकालने के। उनमें से एक मेथड होती है साहब, अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, एक उसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर बना करके काम, ऑफ कोर्स
यूजिंग AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी अपन डेरिवेटिव्स वाली बात कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमने वो आपको बात नहीं की है। तो इसको प्लेन फंक्शनिंग में देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे इसके इस्तेमाल करना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब नहीं, सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता कितना है साहब? साइन इनवर्स एक्स, a प्लस बी होल क्यूब, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स होल क्यूब। अच्छा, माइनस ऑफ 3ab, तो 3 साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज इनवर्स एक्स इंटू a प्लस बी, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। अगर ऑब्जेक्टिव में आप चल रहे हो तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू रखते जाओ, है ना। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया π/2 का होल क्यूब, मतलब π³ 8 हो गया साहब। अच्छा, माइनस 3 साइन ऑफ इनवर्स एक्स, एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा साहब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोई डाउट नहीं ना। अच्छा, ये फिर से कितना हो गया? इंटू π/2। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ये y है ना, y है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा करने के लिए ये साइन इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं अपन। ऐसा कर लेते हैं कि साइन ऑफ इनवर्स x को मैंने मान लिया, कुछ भी ले लो, p ले लो, चलो p ले लिया। ऐसा करने से हुआ क्या कि y³ मिल गया कितना? π³/8 माइनस ऑफ 3 π/2 तो है ये, 3 π/2 इंटू p मल्टीप्लाइड बाय π/2 माइनस p, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया साहब? π³/8 और माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 3π²/4। अरे कितना होगा? 3π²/4p और प्लस 3π/2p², ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है, किसमें? p में परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको पसीने छूटने लगते हैं, बस उससे बचना है ना, स्पीड आपकी बन जानी चाहिए। इन दो में से मैंने 3π/2 बाहर ही निकाल लिया, तो y इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 3π/2 मैंने बाहर निकाला। अच्छा, अंदर क्या मिलेगा? यहाँ से p² और 3π/2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा साहब? π/2 बचेगा, 3π/2 π/2 बचेगा, तो माइनस ऑफ π/2p इसमें से कर लिया और प्लस π³/8 लिखा, कोई डाउट? अच्छा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चालू किया तो ये हो गया 3π/2। परफेक्ट स्क्वायर बनाते बनता है ना, इसके कोएफिशिएंट के आधा, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है? -π/2, उसका आधा कितना? -π/4, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा p माइनस π/4 का होल स्क्वायर। और जो आपने ऐड किया है, कितना ऐड किया है? माइनस ऑफ π²/16, सब्ट्रैक्ट कर दो और प्लस π³/8। मुझे लगता है कि मैंने सही किया है, हो सकता है कि सही भी किया हो। अच्छा, ये कितना आ जाएगा साहब? 3π/2, ये आ गया p माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस में आएगा तो कितना आएगा? -3π³ माइनस ऑफ 3π³/32, और इसको भी 32 में कर दो तो प्लस 4π³/32 कर लो, कोई डाउट? अच्छा, ऐसा लिखने का मतलब क्या था? ऊपर लिख रहा हूँ फिर से, है ना, ऊपर लिख रहा हूँ। ऐसा लिखने से क्या मिला मुझे? y इज इक्वल्स टू, इसके बाद ये कहानी आएगी, y इज इक्वल्स टू 3π/2 आएगा, अंदर क्या मिल रहा है? p माइनस π/4 होल स्क्वायर, p माइनस π/4 होल स्क्वायर, और ये कितना बचेगा? प्लस π³/32। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, इस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी? मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मिनिमा के लिए ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी, तो जब ये 0 होगा तो y मिनिमा आ जाएगा, तो y मिनिमा कितना आएगा? π³/32, यह आपका आंसर होगा, π³/32। कभी कभी क्वेश्चंस को करने के तरीके भी आपको सीखने चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि प्लेन जब आपको मैंने ITF क्लास 12th की बात की थी, क्लास 12th वाले ITF में ऐसा ही एक क्वेश्चन था
लेकिन उसमें मिनिमम नहीं पूछा था ना, उसको सॉल्व करना था उस इक्वेशन को, ऐसा कुछ था। लेकिन मैंने वर्किंग यही ली थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि या तो a + b होल स्क्वायर करके कुछ किया था या a + b होल क्यूब करके। तो आपको वर्किंग याद रखनी है ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन का मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए तो आपको क्या करना है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और होते हैं जिनकी वर्किंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपको वर्किंग ही स्ट्राइक नहीं कर रही है तो बहुत मुश्किल है कि आप टाइम लिमिट पे आंसर निकाल पाओ। मैं आपसे शेयर करता हूँ क्वेश्चंस जल्दी से। आगे कुछ बात करने के पहले हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे हैं और फिर से कर रहे हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो वर्किंग है उसके कम से कम 10 क्वेश्चन बहुत बार करना है। 10 क्वेश्चन बहुत बार करना है। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, मुझे किसी भी हालत में कोई एक्सक्यूज़ आपके साइड से नहीं चाहिए कि सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपके पास और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास प्रॉब्लम कैलकुलेशन की है, लिखने की है, माइनस प्लस ये सब मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हो, तो शायद उसी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आगे देखते हैं साहब, और भी क्वेश्चंस करते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, इवेल्युएट r वेरीज फ्रॉम 1 to infinite। ये लिखा है साहब tan of इनवर्स 1/1 + r + r²। ये क्वेश्चन है। मैं क्या बोल रहा हूं कि वेन एवर अ सीरीज ऑफ ITF इज गिवन इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, it is always advisable by anyhow reduce it into fractions। और उसका तरीका आपको मालूम है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में आपको कन्वर्ट करना है। किसी भी एक्सप्रेशन को जब इनफाइनाइट सीरीज का सम या n टर्म्स के सीरीज की बात हो तो आप डिफरेंस ऑफ 2 में उस एक्सप्रेशन को अगर लिख पाओ तो ही वो पॉसिबल होगा करना, क्योंकि r की वैल्यू जब 1 से इनफाइनाइट तक रखोगे तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कटते जाएंगे, और पहला वाला और आखिरी वाला या सेकेंड वाला या आखिरी वाला ऐसा कुछ कुछ टर्म मिलता जाएंगे, जिसको आप जब आप सीक्वेंसेज एंड सीरीज 11th में पढ़ते थे तो उसी को आप बोलते थे डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते थे, या उसी को VN मेथड बोलते थे। ये सब एक ही बात है, बाकी अंग्रेजी में कुछ भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो इसमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि साहब मैं 1 से इनफाइनाइट लूँगा, इसको मैं tan इनवर्स बोलूँगा और इसको लिखूँगा r + 1 - r। अच्छा, 1 को ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा इसलिए लिखा कि मैं इसको 1 + r × r + 1 लिख लूँगा। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? मुझे लगता है कि दिख गया होगा आपको। ये tan इनवर्स x - y/1 + x × y, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y होता है। तो ये जब आप लिखोगे ना तो ये मिलेगा साहब tan of इनवर्स r + 1 - tan इनवर्स r। अच्छा, मिल गया ना। और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है? 1 से इनफाइनाइट तक। आप r को 1 से n तक वेरी करिए। एक एग्जाम्पल के लिए आप सोचते चलें ज़रा, तो आपने पहले 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा साहब? tan इनवर्स 2 मिलेगा माइनस tan इनवर्स 1 मिलेगा, इसमें कोई डाउट? अच्छा, प्लस आगे क्या मिलेगा? tan इनवर्स 3 मिलेगा, tan इनवर्स 3 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2। अच्छा, फिर क्या मिलेगा? प्लस tan इनवर्स 4 माइनस ऑफ tan इनवर्स 3। अच्छा, ऐसा करते 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 ना आखिरी में आपको जब n रख रहा हूँ, अभी मैं n रख रहा हूँ, इनफाइनाइट नहीं रख रहा हूँ, 1 r की वैल्यू 1 से n तक जा रहा हूँ, तो जब मैं n रखूँगा तो क्या मिलेगा? tan of इनवर्स n + 1 और माइनस tan of इनवर्स 1, ये आएगा, सॉरी tan इनवर्स n, ये मिलेगा। अच्छा, आप देख पा रहे हो ना क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये tan इनवर्स 2 इस tan इनवर्स 2 से, अच्छा ये tan इनवर्स 3 इस tan इनवर्स 3 से, ये tan इनवर्स 4 आगे वाले से, ये tan इनवर्स माइनस है तो यहाँ पहले वाले से। आपको दो चीज़ें मिलेगी, tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो मिल रहा है tan of इनवर्स n + 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। हाँ, इसके बाद आप r को जब इनफाइनाइट रख रहे हो ना, r मैंने n रखा, r को इनफाइनाइट रख रहे हो मतलब n को इनफाइनाइट रख रहे हो, तो tan इनवर्स जब इनफाइनाइट टेंड करेगा तो ये π/2 आ जाएगा।
तो π/2 माइनस ऑफ π/4 कर लिया, ख़त्म। ये कहानी कितनी आ जाएगी, π/4 आपका आंसर आएगा। सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं करने में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं लिख के बता रहा हूँ। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या क्या बचने वाला है ना। tan इनवर्स n+1 यहाँ से बचेगा, माइनस tan इनवर्स 1 बचेगा, और n की जगह इनफाइनाइट रखना है या r की जगह इनफाइनाइट रखना है, ख़त्म। ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में किसी भी हालत में गलत ना करें, क्योंकि इससे बेहतर स्कोर करने वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आगे जल्दी से मैं एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेशन में ले रहा हूँ। tan इनवर्स लिखा, 2 to the power r-1 लिखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 to the power 2r-1। अच्छा, आधे लोग क्या होता है ना, क्वेश्चन को देखना ही नहीं चाहते, और खट करने की कोशिश करते हैं आड़े टेढ़े ढंग से। अगर ऐसा कर लूँ, ऑप्शन से चेक कर लूँ, फलान, अरे काहे के लिए बकवास करनी यार। जो क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं उनको सीधे सीधे करें। भाई आप इसको लिख सकते हो ना, दिख रहा है ये लिखा 2 to the power r माइनस 2 to the power r-1। अच्छा, गलत हो तो बताओ भाई। 2 to the power r-1 कॉमन लोगे, 2 - 1 आएगा 1, मतलब 2 to the power r-1 ही लिखा है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 to the power r इंटू 2 to the power r-1। अच्छा, ये मिलकर के हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स 2 to the power r माइनस tan ऑफ इनवर्स 2 to the power r-1। ये फिर से वही डिफरेंस ऑफ 2 में आ गया। r की जगह क्या रखना, 1 से इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 to the power 1 माइनस tan इनवर्स 2 to the power 0। अरे सही है। अच्छा, प्लस कितना आएगा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 to the power 1। अच्छा, प्लस tan इनवर्स 2 to the power 3 माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, और लास्ट में जाकर के ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 to the power n माइनस tan इनवर्स 2 to the power n-1। मैंने n लिया, r को 1 से n। अच्छा, फिर से आप देख पा रहे हो ना, ये कहानियां तो खत्म है ना, नहीं क्या क्या खत्म हो रहा है, ये नहीं खत्म होगा ना। ये मैंने गलत लिख दिया ना, ये मैंने शायद गलत लिख दिया। r ये 2 to the power 1 वाला काम खत्म होगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, है ना, ये कहीं आगे वाले से खत्म हो जाएगा, ये कहीं पिछले वाले से खत्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 to the power, ये इनवर्स है ना, इनवर्स, तो क्या बचेगा, tan ऑफ इनवर्स 2 to the power n माइनस, ये tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है तो -1 π/4। अच्छा, फिर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, केवल मैंने ये दिया इसलिए कि यह आपको बता पाऊँ ना कि डिफरेंस ऑफ 2 में इसको आपको कैसे बनाना है। अच्छा, तो n को इनफाइनाइट कर दो तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/4, फिर से सेम आंसर आएगा ना, सेम आंसर आएगा π/4। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करना था ना, समझ में आ गया। हाँ, बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम के क्वेश्चंस होंगे और उनको आप ज़रूर करें। बस ठीक है, बहुत कर लिया साहब। ITF के क्वेश्चंस इतने बहुत हैं जो आपको मुझे समझाने थे, और उम्मीद करते हैं कि आप सीरियस होकर के ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिज़ल्ट चाहिए मुझे किसी भी हालत में। मिलते हैं, बाय बाय।